11 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज हम पहुंच गए हैं दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो आपको बता देता हूं दोस्तों, जो विद्युत रासायनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टेज सेल भी बोलते हैं और डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो तीनों जो है ना वो क्या है बेटा, विद्युत रासायनिक सेल ही है। तो ये विद्युत रासायनिक सेल जो है ना आज हम टोटल समझने वाले हैं, है ना, जिसमें विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इसकी क्या संरचना है, इसकी क्या कार्य विधि और क्या इसमें अभिक्रियाएं होती है। टोटल कंप्लीटली हम विद्युत रासायनिक सेल को हम ना समझने वाले हैं, जिसको हम डैनियल, वोल्टिए और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो ये हम आप समझेंगे कि आपका डैनियल सेल भी कंप्लीट होगा, वोल्टिए सेल भी कंप्लीट होगा, है ना, गैल्वेनिक सेल भी कंप्लीट होगा। टोटल आपका जो सेल नाम का जो टॉपिक है ना वो इस यूनिट का वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जाता है बेटा, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल मतलब रासायनिक सेल है, रासायनिक सेल है, लेकिन ये जो सेल है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। रासायनिक सेल है लेकिन ये सेल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इस सेल को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अब ये विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? तो बेटा जो विद्युत रासायनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल जो है ना बेटा, एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को, किसको ऊर्जा को बेटा, रासायनिक ऊर्जा को। अब ये रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, ये भी क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है बेटा? रासायनिक पदार्थों द्वारा, रासायनिक पदार्थों द्वारा या रासायनिक विद्युत अपघट्यों द्वारा, जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो रासायनिक होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक पदार्थों द्वारा या रासायनिक विद्युत अपघट्य द्वारा जो क्रिया करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऐसा सेल हमारा कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, तो क्या बोला मैंने बेटा, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। उसी हम सेल को बोलते हैं बेटा विद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक ऊर्जा कहां से आएगी? रासायनिक तत्वों द्वारा, रासायनिक पदार्थों द्वारा रासायनिक ऊर्जा आएगी और वो अंदर क्रिया करके विद्युत ऊर्जा में उसको बदल देगा, तो उसी हम बोलेंगे विद्युत रासायनिक सेल। अब बेटा जो विद्युत रासायनिक सेल है, इस विद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखोगे, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको ना हम वोल्टिए सेल भी बोलते हैं, वोल्टिए सेल भी बोलते हैं, और इसको ही ना बेटा हम डैनियल सेल भी बोलते हैं, है ना, डैनियल सेल भी बोलते हैं, है ना। तो बेटा जो विद्युत रासायनिक सेल है इसके तीन अन्य नाम और हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला नाम है गैल्वेनिक सेल, दूसरा नाम है वोल्टिए सेल और तीसरा नाम है डैनियल सेल। ये आपका विद्युत रासायनिक सेल ही है। ठीक है, इसमें भी इन सेलों का भी काम क्या है बेटा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, क्योंकि यही ये सेल है, तो इनका काम भी क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब गैल्वेनिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बेटा जो विद्युत रासायनिक सेल जो बना था, इसी सेल का निर्माण बेटा कब? सन 1780 में गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए हम इसको बोलने लगे गैल्वेनिक सेल। और इसी सेल का निर्माण सन 1800 में, कब? सन 1800 में किसने किया था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। किसने? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए इसी सेल को बोला जाने लगा वोल्टिए सेल। और सन 1800 के बाद, सन 1800 के बाद इसी सेल का निर्माण डैनियल महोदय ने कर दिया, तो इसको ही हम बोलने लगे डैनियल सेल। बेटा तो तीनों सेल एक ही सेल है, आपको इसकी थ्योरी मिलेगी, टेंशन मत लेना आप बिल्कुल भी। ठीक है, थ्योरी आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपको कॉपी में लिखने के लिए। ठीक, तो ये आपका विद्युत रासायनिक सेल ही ये होता है।
अब एक चीज और समझना जरूरी है बेटा, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, कौन सा सेल होता है बेटा, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल या डैनियल सेल होता है बेटा, ये जो है ना रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। किस पर आधारित है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना, रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर। अब हमने सीख के रखा है बेटा कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण, और जिसमें अपचयन भी होता है। ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो क्या इस सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन होता है? बिल्कुल मेरे भाई, ये जो सेल है रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, मतलब इसमें ऑक्सीकरण भी, ये जो सेल है इसमें ऑक्सीकरण भी होगा, इस सेल में अपचयन भी होगा। आपको पता है ना बेटा ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं वो ऑक्सीकरण, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो अपचयन। आपको पता है ना? ठीक है, तो मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, मतलब इसमें ऑक्सीकरण भी होगा मेरे भाई और इसमें अपचयन भी होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे, बट जो ऑक्सीकरण और अपचयन है ये अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग पात्रों में होता, अप्रत्यक्ष, कोई इनमें प्रत्यक्ष नहीं होता, अलग अलग है, दोनों का सेपरेशन है ना। ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, बट ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अलग अलग पात्रों में होंगे। तो बेटा मैं आपको विद्युत रासायनिक सेल है इसका डायग्राम बना के रखा हूं मैंने, थोड़ा सा इसमें समझाता हूं। देखो बेटा इसमें दो पात्र होते हैं, ठीक है, एक पात्र आपको ये दिख रहा होगा और दूसरा पात्र ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें बेटा इस पात्र में, एक पात्र में यदि ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पात्र में अपचयन होगा, यदि इसमें ऑक्सीकरण होगा तो इसमें अपचयन होगा। तो मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अलग अलग पात्रों में होते हैं, अलग अलग पात्रों में इसमें होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अलग अलग पात्र में अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। समझ गए ना? तो एक बार मैं आपको इसकी जो थ्योरी आ रही है उसको आप लिख लीजिए और मैं बोल भी रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा सेल जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपका विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसे गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल एवं डैनियल सेल भी कहते हैं, क्योंकि इस सेल का निर्माण सन 1780 में गैल्वेनी एवं सन 1800 में वोल्टी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको डैनियल और वोल्टी बोलते हैं। ठीक है, चलो, इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित हैं। किस पर आधारित है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग पात्रों में होता है, मैंने जैसे आपको समझाया। तो ये आपका विद्युत रासायनिक सेल, इसकी आपको थ्योरी प्रोवाइड करा दी, मिल गई है। अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा इस विद्युत रासायनिक सेल या डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की हम संरचना पे बात करते हैं, संरचना पे बात करते हैं। ठीक है, कि इसमें होता क्या है। तो बेटा आपको बता देता हूं, जो आपका विद्युत रासायनिक सेल होता है या डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल, कोई भी आपको सेल आए आपको यही बताना। ठीक है बेटा, क्या होता है, इस सेल में दो पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं? दो पात्र। एक पात्र आपको ये दिख रहा है और एक पात्र आपको ये दिख रहा है, दो पात्र इसमें होते हैं। क्लियर हुआ? आगे दो पात्र हो गए, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है, तो बेटा जो एक पात्र होता है, एक पात्र होता है, इस एक पात्र में जिंक की छह डूब, सॉरी, एक पात्र में जिंक की छह डूबी रहती है और दूसरे पात्र में बेटा कॉपर की छड़ डूबी रहती है। देखो ये कॉपर की छड़। ठीक है, अब एक बात और याद रखना बेटा, जिस पात्र में जिंक की छड़ डूबी है उस पात्र में उसी का विलयन होगा। जैसे ये जिंक की छड़ है तो इसमें जिंक सल्फेट का विलयन, इसमें कॉपर की छड़ है तो इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन। समझ गए ना? तो जिंक की छड़ जिंक सल्फेट का विलयन, कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट का विलयन। यहां पर बेटा एक और बात याद रखना कि इसमें जो छड़ें होती हैं, जैसे ये जिंक की छड़ है और ये क्या है, कैथोड की छड़, तो ये जो दोनों छड़ें होती हैं बेटा इलेक्ट्रोड का काम करती हैं। किसका काम करती है बेटा? इलेक्ट्रोड का। तो ये जो है ना वो बेटा क्या है? इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड।
ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा, जो धातुओं की छड़ें होती हैं, इन धातुओं की छड़ों को ना हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड हो जाएगा, इलेक्ट्रोड, ठीक है, कोई दिक्कत। इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रोडों की सहायता से एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है। अब वोल्ट मीटर क्यों जोड़ दिया जाता है, ताकि सेल जो है ना धारा प्रवाहित करने लगेगा, तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि सेल में धारा आने लगी, और इस सेल के द्वारा फिर हम जो भी स्रोत चलाना चाहते हैं, कूलर, पंखा, जो भी चलाना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको चला सकते हैं। क्लियर, ठीक। अब बेटा एक और चीज, ये दोनों पात्र होते हैं बेटा, इन दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए, ये दोनों पात्र है ना, इनको जोड़ने के लिए एक सेतु का उपयोग किया जाता है। एक यू आकार की जो नली दिख रही है, इस यू आकार की नली का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लवण सेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लवण सेतु, इस यू आकार की नली को। अब आगे बेटा, जो यू आकार की नली होती है, लवण सेतु होती है, इसमें ना अमोनियम क्लोराइड, ये NH4Cl और KCl का विलयन भरा होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है बेटा कि ये दोनों विलयन जो भरे हैं, इनकी सांद्रताओं को परिवर्तित नहीं होने देता। अगर जैसे मान के चलो, ये पहले जो जैसा था विलयन, उसी प्रकार का अंत तक रहेगा, इसकी सांद्रता में, दोनों की सांद्रता में कोई परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा काम इसका ये है बेटा, यदि परिपथ में कोई, ये जो आपका परिपथ मैंने बनाया है, इस परिपथ में कोई कमी है, इस परिपथ में कोई कमी है, तो ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। और तीसरा काम बेटा इसका ये है कि ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा, ऐसा नहीं होता कि शुरू में ना अच्छे वोल्टेज की धारा आए और बाद में कम वोल्टेज की धारा आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका स्टार्टिंग में धारा आएगी, वही आपको एंडिंग में धारा मिलेगी, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि पहले तो ज्यादा धारा आए और फिर बाद में कम धारा, मतलब ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, समझ रहे ना। तो ये बेटा हुआ लवण सेतु, क्लियर हुआ। तो बेटा एक बार मैं फिर से इसको अगेन एक बार अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, आप सुनिएगा, ठीक है। तो इस सेल में दो पात्र होते हैं, ठीक है, जिसमें एक पात्र में जिंक की छड़ और दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ डूबी रहती है। जिस पात्र में जिंक की छड़, उसमें जिंक सल्फेट का विलयन, जिस पात्र में कॉपर की छड़, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन। इन दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इनकी सहायता से एक वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है, जो वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। एवं इन दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए एक यू आकार की नली का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लवण सेतु कहते हैं। तो ये आपका लवण सेतु हो गया, क्लियर हुआ बेटा, चलो, है ना। तो आप ये समझ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पर जो जिंक की छड़ है वो एनोड का कार्य करती है, और कॉपर की छड़ है ना कैथोड का कार्य करती है। क्यों करती है वो आपको कार्यविधि में समझ में आएगा, ठीक है। तो इतनी संरचना आप समझ गए, तो संरचना आप हेडिंग डाल लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा है बेटा। अब इसकी आप कार्यविधि समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, कार्यविधि। तो बेटा हम जानते हैं कि एक पात्र में जिंक की छड़ डूबी रहती है, जिंक की छड़ डली रहती है, जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन डला होता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक पात्र में विलयन भरा हुआ है और उसमें हमने जिंक की छड़ डुबाई है, और एक पात्र में भी कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ, उसमें कॉपर की छड़ डुबाई है। तो ये सिंपल सी बात है बेटा, जैसे इसमें हमने जिंक की छड़ डुबाई है तो जिंक घुलेगा। जिंक की छड़ जब हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाई है तो जिंक घुलेगा। जाहिर सी बात है कि बेटा जिंक घुलेगा, जिंक घुलेगा, आपका जिंक घुलेगा, कोई दिक्कत। अब लेकिन बेटा यहाँ पर जो आपका जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ में से जिंक घुलेगा और घुलकर कहाँ जाएगा, विलयन में आएगा। घुलकर कहाँ आएगा, इस विलयन में आएगा। लेकिन जब ये जिंक ना बेटा इस घुलकर इस विलयन में आएगा, जब ये जो जिंक दिख रहा है ना, ये जिंक घुलकर कहाँ आएगा, विलयन में आएगा। किस में आएगा, विलयन में आएगा। तो ये जिंक आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अपना जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको छड़ दिख रही है ना, इसी छड़ पर ही छोड़कर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी छड़ पर ही छोड़कर ना बेटा आपका जो विलयन में आएगा वो जिंक, वो आएगा Zn2+ के रूप में, क्योंकि आपको पता है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो जैसे ही जिंक घुलकर विलयन में आएगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जिंक छड़ पर ही छोड़कर Zn2+ के रूप में विलयन में आएगा, क्लियर। अभी बेटा एक बार तो होगा नहीं, क्योंकि जिंक पूरी ही जिंक की जो छड़ है जिंक की बनी हुई है, तो इसमें कई परमाणु होंगे,
है ना। तो कई परमाणु जो होंगे सभी परमाणु लगभग ऐसे ही करेंगे, एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और Zn2+ के रूप में आएगा। तो पूरा जब जिंक घुलेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे और बहुत सारे Zn2+ यहाँ पर हो जाएंगे। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये बेटा ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, ये प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक कि पूरा का पूरा जिंक जो है ना घुलकर इस विलयन में नहीं आ जाता, तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। ऐसा चलता रहेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस जिंक क्षण पर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी ना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और वो विभवांतर जब उत्पन्न होगा तो ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तार की सहायता से होते होते आपका देखो यहाँ पर होते होते कॉपर क्षण पर चले जाएंगे। ये कॉपर की क्षण है, कॉपर क्षण यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे तो यहाँ जो आएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन इलेक्ट्रॉन को जो आपका कॉपर की क्षण दिख रही है ना बेटा, ये कॉपर की क्षण ग्रहण कर लेगी, कॉपर की क्षण ग्रहण कर लेगी। और ये जब कॉपर की क्षण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी तो इस पर क्या होगा? अपचयन होगा। क्योंकि बेटा जो आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ पर क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। और इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दान किए तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया और यहाँ पर अपचयन हो गया। समझ गए ना? कोई दिक्कत? और जैसे ही बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन होगा तो सेल ना धारा प्रवाहित करने लगेगा और ये धारा इस वोल्ट मीटर के थ्रू आपको दिखने लगेगी और आप इस सेल का काम खत्म। सेल का काम क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब ही मतलब बेटा यही होता है कि धारा उत्पन्न करना। सेल या बैटरी जो शब्द है, इस सेल या बैटरी शब्द का ही मतलब है धारा उत्पन्न करना। धारा उत्पन्न, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, तो इसमें आप कार्यविधि जो है ना उसको एक बार फिर समझ लो। ठीक है, हम जानते हैं एक सेल में जिंक की क्षण डूबी रहती है जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है। तब जिंक की क्षण घुलेगी और अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 इलेक्ट्रॉन जिंक क्षण पर ही छोड़कर Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाएगी। और यह क्रिया चलती रहेगी जब तक कि पूरा जिंक क्षण घुलकर जिंक क्षण या जिंक घुलकर विलयन में नहीं आ जाता। इस प्रकार से क्षण पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिससे ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है दूसरी क्षण कॉपर क्षण की ओर जाने लगते हैं और यहाँ से जाएंगे तो इस पर ऑक्सीकरण, क्योंकि इसने त्यागा है ना, और इसने ग्रहण किया है तो इस पर क्या होगा? अपचयन होगा। तो ये आपका सेल हो चुका है। क्लियर हुआ बेटा? तो इसकी जो थ्योरी है बेटा वो स्क्रीन पर आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में लिख लेना। तो बेटा इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो और हम इसमें देख ले रहे हैं। ठीक है, देखो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर एनोड ने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन को दान किया। ठीक है, और कैथोड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। यही हुआ ना बेटा? तो हम देखेंगे सबसे पहले एनोड पर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देना और डाल देना आप एनोड पर। एनोड पर क्या हुआ? तो बेटा एनोड पर क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? दान किया ना। इलेक्ट्रॉन को क्या किया? दान। और इसने इलेक्ट्रॉन को दान करके कैसा हुआ? Zn2+ है ना। तो एनोड क्या है आपका? जिंक है ना। तो यहाँ पर ये रहा आपका जिंक और इस जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन दान किए और 2 इलेक्ट्रॉन दान करके किसके रूप में बदल गया? Zn2+ के रूप में। बस इतना ही हुआ और तो कुछ नहीं हुआ। एनोड ये है, एनोड जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन दान किए और Zn2+ में बदला। बस यही हुआ और कुछ तो हुआ नहीं। हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? यहाँ। तो इसने कॉपर क्षण में ग्रहण कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट जैसे ही हमने इसमें डाला तो जो कॉपर सल्फेट है वो क्या है? Cu2+ में और SO4 2- में टूट गया था। ठीक है, तो इससे जो Cu2+ था वो था यहाँ पर, है ना। जो आपका कैथोड था इस पर कौन था? Cu2+। ठीक है, तो एनोड पर रिएक्शन देख ली हमने और यही रिएक्शन हम कहाँ देख लेंगे? कैथोड पर। ठीक है,
तो देखो कैथोड पर क्या है बेटा, CO2+, ये रहा CO2+। इसने इलेक्ट्रॉन दान किए थे, ये दान किए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो दान किए थे कॉपर ने क्या किए, ग्रहण कर लिए, तो ये कॉपर बदल गया CO में। ठीक है, तो ये एनोड पर रिएक्शन हो गई और ये कैथोड पर हो गई। ठीक है, अब बेटा इसकी संपूर्ण रिएक्शन भी आप देख लो। संपूर्ण रिएक्शन में क्या करना, इसको और इसको जोड़ देना। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देना संपूर्ण अभिक्रिया। ठीक है, तो LHS को LHS में, इसको इसमें और इसको इसमें जोड़ देना। ठीक है, तो ये हुआ आपका संपूर्ण अभिक्रिया में Zn, और यहाँ पर क्या है CO2+, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ठीक है, चलो एरो, यहाँ पर क्या है Zn2+, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कॉपर हुआ। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा Zn CO2+, और यहाँ पर क्या बचा Zn2+, और यहाँ पर CO। तो ये बेटा इसकी हो गई संपूर्ण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, संपूर्ण अभिक्रिया, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई बेटा रासायनिक अभिक्रिया। तो ये टोटल हमारा विद्युत रासायनिक सेल इज कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।